नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो सभी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं और एवं देख रहे हैं पूरे दुनिया में कहीं से भी आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, दुनिया के भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर यहाँ पर 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियों पर क्लर्क की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए आप सभी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट रहेगा दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब रहेगी ये आपकी। आपको बता दूं, ये जो आप अभी सुन रहे हैं इस जॉब के बारे में, मैं आपको बता दूं, दुनिया में भारत देश नाम की जगह है और इस देश में अभी के समय अगर बात करें तो 28 से 29 राज्य हैं और उनमें से एक राज्य वेस्ट बंगाल भी है। और इस राज्य में आज के समय यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करके एक जॉब निकाली गई है, जो कि रहेगी क्लर्क पोस्ट पर। पोस्ट का नाम रहेगा क्लर्क, और इसके अलावा कितनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां रहेंगी उसके बारे में अभी एक्चुअल में नहीं आया। मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स, फॉर्म की फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस और क्या क्या फ़ायदे इस जॉब में आपको मिलेंगे, सारा कुछ आ चुका है। और ये भी आ चुका है कि ऑल इंडिया में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर सिर्फ इसी राज्य के लोग अप्लाई करेंगे, ये भी अपडेट आ चुका है। यानी नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आई, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, जो कि है एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, या फिर आप ये कह लो कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी भी अभी तक नहीं दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, अगर रिसोर्सों की मानूं, जो आजकल अगर आर्टिकल्स में देखें या रिसोर्सेज में देखें या मीडिया के जरिए अगर हम जान रहे हैं या जहां से हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक ये पता लग रहा है कि 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी जाएंगी क्लर्क की। तो आप इस चीज़ को मान लो कि 5,000, आप प्लस में मत मानो, आप 5,000 भी लेके चलोगे तो इतनी वैकेंसी आप कन्फर्म्ड मानो। मैं आपको बता दूं, ये 2024 वाले ईयर के स्टार्टिंग में इसके एग्ज़ाम होंगे और फिर ये जॉब आपको मिलेगी। ये वेस्ट बंगाल राज्य में रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है भाई। तो ये भारत देश है, उसके अंदर वेस्ट बंगाल राज्य है और उसके अंदर ही आपकी अलग अलग जगहों पे जॉब रहेगी। तो इसमें सिर्फ भारत के लोग ही, जो लोग भारत की नागरिकता रख रहे हैं, सपोज आप भारत में नहीं रह रहे, आप दूसरे देशों में जाकर रह रहे हो, तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप बस नेशनैलिटी दिखाओगे इंडिया की, कि आपके पास इंडिया की नेशनैलिटी है, उसके भी आप पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैकेंसी आप समझ लो एक बार, ये देखो आप देख रहे हो ना, 5,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। आप 5,000 तो मान ही लो कि इतनी आनी है, इसके ऊपर प्लस में आपका हो सकता है 5,200 आ जाए, हो सकता है 5,500 भी चली जाए, तो उसका कंफर्मेशन अभी नहीं है। मैं आपको 5,000 वैकेंसी का बता सकता हूँ कि इतनी वैकेंसी आपकी आएंगी, जो कि क्लर्कशिप के लिए रहेंगी, यानी कि क्लर्क की रहेंगी पोस्टें। ठीक है, अब ये क्लर्क पोस्ट होता क्या है, इसमें काम क्या होता है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगी अभी इस वीडियो में, आप सभी लोग ध्यान से देखना। अब मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट क्लियर करता हूँ। सपोज मान लीजिए आप जो है मुझे दिल्ली से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप मुझे पंजाब से देख रहे हैं, पंजाब में थोड़ा इसमें करेक्शन रहेगा, पंजाब से देख रहे हैं तो भी आप सभी लोग एलिजिबल हैं। और मान लीजिए आप मुझे यूपी से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से देख रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप मुझे एमपी से देख रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप मुझे यूके उत्तराखंड से देख रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप मुझे असम असम राज्य से देख रहे हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। मतलब कहने का ये है कि पूरे देश से सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। मैं एक बार दोबारा लिख दूं लोगों के लिए, पूरे भारत देश से सभी लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी को एलिजिबल रखा गया है इस जॉब पे। कुछ क्वालिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा। लिंक अभी अभी फॉर्म का लिंक आने में भी समय है, 2 से 4 दिन बाद आपके फॉर्म ओपन होंगे, तब आपको लिंक वो मिल जाएगा। हालांकि फॉर्म भर के भी आपको उस दिन बताया जाने वाला है। चलिए
उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। आपको बता दूं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का। हालांकि इनकी जो एक और वेबसाइट है वो अभी लोड नहीं हो पा रही है, लेकिन इनके 2-3 वेबसाइट्स हैं सेम इसी चीज़ के, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के, जिसमें से मेन वेबसाइट आप ये समझ सकते हो कि ये मेन वेबसाइट है। अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट वाइज रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। लोगों को अगर नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन तो मैंने आपको वीडियो के नीचे जो दिया है वहाँ से आप इसको देख लो, आप सभी को वहाँ से आसानी रहेगी। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे देश भर का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस जॉब में। तो आपको बता दूं पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल राज्य की एक ऐसी कमीशन बनाई गई जो कि पब्लिक को देने वाले सर्विस के रिगार्डिंग जो भी सरकारी कर्मचारियां होते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्पेशली अलग अलग अपने वेस्ट बंगाल राज्य में आप अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ये काम कर रहे हो सरकारी विभागों में, तो आपको रिक्रूट कौन करता है? तो आपका पब्लिक को देने वाले सर्विस के लिए अगर आपका काम होगा तो वो पीएससी रिक्रूट करेगा। इनका मेन ऑफिस 161 ए ब्लॉक में एसपी मुखर्जी रोड कोलकाता, ये आपकी कोलकाता जगह है, और ये कोलकाता जगह जो है वो वेस्ट बंगाल राज्य में है, और वहाँ पर इनका मेन ऑफिस है जहाँ से ये सारे नोटिफिकेशन अगर रिलीज़ होते हैं इनके द्वारा तो वहीं पर प्रिपेयर किए जाते हैं, सारी चीज़ें ये सब वहीं होती हैं। बात करता हूँ दोस्तों, एक क्लर्कशिप एग्जामिनेशन रहेगा, आपका एक एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद ही आपको ये जॉब देंगे, यानी कि आपको पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद ये जॉब आप सभी को मिल रही होगी। wbpsc.gov.in के वेबसाइट पर सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जो लोग भी इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। और देखिए जिन लोगों ने मान लीजिए पहले से कभी कभी रजिस्टर किया था, मान लीजिए आपने पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल में कभी ना कभी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, मान लीजिए साल भर पहले या महीने भर पहले, तो आप सभी लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे। इन्होंने कहा है आप सभी को नीड है कि आप दोबारा एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो इस जॉब के लिए। देयर शैल बी नो एडिट विंडो, यहाँ पर कोई एडिट विंडो नहीं है। फॉर्म क्लोज होने के बाद एप्लीकेंट आर एडवाइज टू वेरीफाई द डिटेल प्रोवाइडेड। देखिए तो आप फॉर्म एक ही बार में करेक्टली भरना, if any, edit the same. If may be noted that once final submission button is clicked, the system will not allow editing on any field further. So no request for any correction change would be entertained आफ्टर सबमिशन ऑफ, मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि आप जो फॉर्म भरोगे पहली बार में ही सही भर देना। आप 2 से 4 जगह देखो इसके बारे में एक एक चीज़ों को, उसके बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि ये आपको करेक्शन अलाउ नहीं करेंगे, करेक्शन बाद में आपको नहीं दे रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो ये बात सभी को समझ आ रही होगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, पोस्टों का नाम क्लर्क रहेगा, क्लर्कशिप है यानी कि क्लर्क के पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन कल के डेट में आया है कोलकाता, ये बाय द ऑर्डर ऑफ कमीशन द्वारा, यानी कि ये गवर्नमेंट वेरीफाई करके इसको रिलीज कर चुकी है, यानी कि अगर बात करें तो ये बिल्कुल एक वेरीफाइड नोटिफिकेशन है। आप अगर देखें, द पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल विल होल्ड द क्लर्कशिप एग्जामिनेशन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ विच रिक्रूटमेंट विल बी मेड टू द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन असिस्टेंट। अब क्लर्कशिप के अंदर ये एग्जाम के अंदर पोस्ट कौन सी रहेगी? ये पोस्ट होंगी आपकी लोअर डिवीजन असिस्टेंट, एलडीए रहेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, एंड पोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ, और इससे जुड़ी हुई इसी से सिमिलर पोस्टें रहेंगी जैसे कि इन द सेक्रेटरीट और डायरेक्टोरेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज एंड सिमिलर पोस्ट इन रीजनल ऑफिसेज इंक्लूडिंग कोलकाता अंडर द रूल मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब कि आपके राज्य सरकार यानी वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है आज के समय पे, वो उनके हिसाब से जो भी रूल चलेगा उनके में रूल मेकिंग पावर, मतलब कि जो भी उनके हिसाब से रूल चल रहे हैं आपके राज्य में उसी के रिगार्डिंग ये आपके ऑफिस में वर्क रहेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एलडीसी रहेगा यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क है, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट है, इन और इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई और भी पोस्टें होंगी, यानी कि यही पोस्ट नहीं और भी पोस्टें होंगी। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन फाइनल एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं ये पोस्टें आपकी राज्य के सेक्रेटरीट में रहेंगी, डायरेक्टोरेट्स में रहेंगी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जिले के अंदर जो अलग अलग ऑफिस हैं सेम पीएससी के वहाँ रहेंगी। इसके अलावा सिमिलर पोस्ट ये सारी आपके रीजनल ऑफिस, आपके अलग अलग छोटे छोटे जो आपके रीजन्स हैं, जगहें हैं, उनके ऑफिस जो हैं वहाँ पर भी रहेगी। कोलकाता को भी इंक्लूड कराया गया है, यानी कि आप समझ सकते हो कि होल स्टेट पूरे राज्य में रहेगा ये।
और बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिख दिया है, यानी कि सरकारी जॉब हैं सारी। और द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और पार्ट 2 कन्वेंशनल टाइप रिटर्न। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, दूसरा रिटर्न एग्जाम रहेगा आपका। द कमीशन शैल होल्ड पार्ट 1 एग्जाम एट द फर्स्ट इंस्टेंट। A limited number of candidates obtaining qualifying marks in the Part 1 examination will be allowed to appear in the Part 2 exam on a subsequent date to be notified by the Commission. The elementary knowledge in computer operation and ability to typing on computer of the candidate shall be judged only after they आर फाउंड क्वालिफाइड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग स्टेज होंगे एग्जाम में। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप मान सकते हो ये एमसीक्यू में रहेंगे, इसमें ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे। सेकंड पेपर रिटर्न में आपको करना होगा, उसका सिलेबस अभी आगे अगर होगा इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। जो लोग पार्ट 1 पास करेंगे वो लोग ही पार्ट 2 में जाएंगे। फिर पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों पास करने वालों का ही ये लोग आपका कंप्यूटर पर टाइपिंग का टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा ये आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेशन, सपोज आप मान लीजिए एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस या फिर एक जनरल सी चीज़ें जो होती हैं कॉमन सी, वो कंप्यूटर पे अगर आप चला पा रहे हो तो वो जज तभी करी जाएंगी कैंडिडेट की यहाँ पर, अगर आप लोग दोनों पार्ट में क्वालिफाइड हो जाते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पार्ट 1 विल बी हेल्ड एट वेरियस सेंटर इन कोलकाता एंड इन सर्टेन अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन वेस्ट बंगाल टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2024। याद रखिए ये मिड में समझिए, अभी आपको पहला नोटिफिकेशन दिया है, इसके बाद अभी वैकेंसी देंगे ये अगले महीने के अगले महीने। सपोज जनवरी फरवरी में ये आपकी वैकेंसियाँ दे सकते हैं। उसके बाद ये बता सकते हैं कि पोस्टें कौन कौन सी होंगी, एग्जैक्ट चीज़ें सारी ये क्लियर करेंगे। आपका इसमें समय लिया जाएगा क्योंकि इसमें पहला पार्ट ही आपका जून 2024 में हो रहा है, यानी कि मिड 2024 में होगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपके पास समय ही समय है। ठीक है, तो आप लोग अपना अगर इसमें रिक्वायर्ड करते हो, कमेंट करते हो, तो इसकी आपका जो है प्रिपरेशन चालू होगी, अदरवाइज वहाँ पे अभी नहीं होगी। तो आप इसके रिगार्डिंग आप बता सकते हो। आपका बता दूँ इसमें समय काफ़ी सही रहेगा आप लोगों के लिए। बड़ी रिक्रूटमेंट रहेगी, 5000 प्लस वैकेंसीज रहेंगे, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप इतना कंफर्म मान सकते हो। बहुत सोर्सेज से यही वैकेंसी के नंबर आ रहे हैं, आपको बता दूं। और इसमें मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि इसके जो सेंटर रहेंगे पार्ट 1 के, ये आपके राज्य के कोलकाता में, इसके अलावा और भी जिलों के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर। और ओनली स्केड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कैंडिडेट्स ऑफ द 3 हिल सब डिविजन्स नेमली दार्जिलिंग, सदार सदर और मिरिक, और इसके अलावा कुर्सेओंग will be allowed to appear at Darjeeling Center. Similarly, all candidates from the Kalimpong district will be allowed to appear at Kalimpong Center. मैं आपको क्लियर, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। सपोज मान लीजिए आप एसटी हैं, यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं अगर मान लीजिए आप, तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सिर्फ दार्जिलिंग, जो कैंडिडेट दार्जिलिंग जिले के हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो कैंडिडेट जो कि हिल सब डिविजन्स के और दार्जिलिंग सदर, मिरिक और दार्जिलिंग कुर्सेओंग जगहों से हैं, तो वो सबको दार्जिलिंग ज़िले में ही जाकर वहीं के सेंटर पर एग्ज़ाम देना है, उनको दूसरे सेंटर को चूज़ नहीं करना फॉर्म में। सिमिलरली इसी के साथ साथ जो बाकी, जैसे कि कलिम्पोंग है, ये एक ज़िला है, अगर यहाँ के लोग होंगे आप, तो यहाँ के लोग आपके कलिम्पोंग सेंटर में ही एग्ज़ाम देंगे, दूसरे जगहों के जाकर एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। याद रखिएगा, सेंटर में दिक्कत हो अगर, तो फिर वो करेक्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए संभाल के भरिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट में हमसे बोला जाता है कि अपनी मर्जी से 4 से 5 सेंटर ले लो, आप वहाँ एग्ज़ाम दोगे, लेकिन यहाँ पर एसटी वालों के लिए कुछ पॉइंट है, तो इस पर सभी लोग ध्यान देंगे। मैं सभी अपने भाइयों और बहनों से बोलना चाहूँगा, स्पेशली कलिम्पोंग सेंटर वालों से और दूसरा दार्जिलिंग वालों से, कि आप सभी लोग अपने सेंटर्स को करेक्टली भरिएगा। बाकी लोग तो फिर भी अपने मर्जी से चूज़ कर सकेंगे। स्पेशली एसटी वालों को ये कहा जा रहा है, सबको नहीं कहा है, याद रखिएगा, यानी कि दार्जिलिंग ज़िले के सभी लोगों को नहीं कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम का नाम रहेगा क्लर्कशिप एग्जाम। ये इसमें आपका लेवल 6 का सैलरी होगा, यानी आपको 22,700 रुपये से लेकर 58,500 रुपये तक दिए जाएंगे। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, MA और HRA, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। HRA हो जाता है हाउस रेंट अलाउंस,
एज पर रोपा। 2019 का रोपा एक रूल है, उसको आप रीड करना। उसमें ये बताया गया है कि आपको 22,700 रुपये से लेके 58,500 रुपये तक का सैलरी यहाँ मिलेगा। इसके अलावा भी घर का किराया भी मिलेगा, और अगर मान लीजिए सामाजिक तौर पर महंगाई हो रही है, आर्थिक तौर पर महंगाई हो रही है, तो उसको लेकर भी आपके लिए यहाँ पर फ़ायदे रहेंगे। उसमें भी आपको अलग से पैसे या रुपए मिल रहे होंगे। एमए भी एक अलावेंस होता है, वो एक्चुअली यहाँ क्लियर नहीं है, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये आपके अलावेंस रहेंगे। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, अलावेंस और सारी चीज़ें मिलाकर आप इसको 30,000 प्लस मान सकते हो। आप मान लीजिए अगर इन हैंड सैलरी का बात कर रहे हैं, अलावेंस और बाकी सब हटा के, तो आप इसको 25,000 बिल्कुल मान सकते हो। मिनिमम इतना आपको मिलेगा ही, जैसा कि यहाँ पर इनका रेंज बता रहा है। वैकेंसी की बता दूं, द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी अनाउंस्ड लेटर। अभी नहीं आई है वैकेंसी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी भाई बता दो, तो वैकेंसी यहाँ पर अभी नहीं आई है। वैकेंसी आती है आपको क्लियर होंगी यहाँ पर। तो आप 5K प्लस मान के चलो इसमें। आप रिजर्वेशन में आपको बता दूं कि जो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति और अदर बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, खासकर वेस्ट बंगाल राज्य के, अगर आप इन जातियों में हैं तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। जो लोग दूसरे राज्य के हैं और इन कैटेगरी में हैं, ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। याद रखिएगा, हर राज्य की सरकारें, हर राज्य की सरकार भारत देश में ऐसा ही करती हैं कि वो आप अगर देखिए, अब मेरा ऐसा मानना है कि आप मान लीजिए है तो वो भारत का ही नागरिक, आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताना इसमें आपकी क्या राय है, कि अगर मान लीजिए दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए मान लीजिए बोला गया और उसमें ये लोग रिजर्वेशन रख रहे हैं, तो ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब आ रही है तो इन्हें दूसरे राज्य के कैंडिडेट को क्या जनरल ही मानना चाहिए, या उनको भी जो उनकी कास्ट है उनके स्टेट में उनकी जगहों पे वही मानना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि इनको वहाँ पर उनको, जैसे आप अपने राज्य में अगर किसी रिजर्वेशन में है तो आपको दूसरे स्टेट में भी, स्पेशली अपने देश में तो कम से कम ऐसा करना ही चाहिए कि आप अगर दूसरे राज्य में भी जॉब ले रहे हैं, राज्य सरकारों की जॉबों को, स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉबों को, तो वहाँ पर इनको कैटेगरी वाइज आपको ऐसे ही ट्रीट करें जैसा आप अपने राज्य में है। सपोज मान लीजिए आपको वहाँ रिजर्वेशन है, तो आपको अपने राज्यों में भी ये रिजर्वेशन दें, जिससे कि यूथ इससे इंस्पायर होगा और वो अ, अपना फॉर्म हर राज्य में सक्सेसफुली भरने के लिए आगे आएगा, कहेगा कि हाँ भाई मुझे दूसरे राज्यों में भी फॉर्म भरना है, क्योंकि रिजर्वेशन मुझे वहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। अब ऐसे में क्या है कि ऐसे में कैंडिडेट ये सोचेगा, यार मुझे तो जनरल मान रहे हैं वहाँ पे, जब एग्जाम फिर मेरे को कोई रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, ना कि मार्क्स में मिलेगा, ना एज में मिलेगा, किसी चीज़ में फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो मुझे क्या है, फिर मैं वहाँ जॉब करने जाऊँगा ही क्यों या जाऊँगी ही क्यों। ऐसे में वो लोग क्या है, तो ऐसे में ये हो जाता है कि आप अपने ही स्टेट से बाउंडेड हो जाते हैं, कि आप अपने ही राज्य में फिक्स हो जाते हैं कि आपको अगर राज्य में आपके जॉब आएगी तभी आप लेंगे, आप दूसरे राज्यों की तरफ नहीं भागेंगे। ये एक तरीका है। देखिए, ये साफ साफ तरीका है इनडायरेक्टली आपको रोकने का। मैं बताऊं कैसे। तो सपोज आप देखेंगे, जैसे इन्होंने बोल दिया दूसरे राज्य वालों को ये अभी जनरल कैंडिडेट मानेंगे। अभी मान लीजिए हम ही इंसान, हम ही लोगों में से लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, वही लोग ये रूल बनाते हैं, तो यार मेरे हिसाब से ये रूल ऐसा होना चाहिए। क्यों? जिससे कि आप एक ही देश के लोग हैं, अब मान लीजिए अब दूसरे राज्य में अगर आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आप ही के राज्य में मिलेगा, तो ऐसे में आपकी वैकेंसी, आपके चांस कम हो जाएंगे, करियर ऑप्शंस के चांस कम हो सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हो इसके अंदर, जो भी आपको लग रही हो कि क्या आपको भी जनरल ही मान के जैसा हर जगह चलता आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए, या फिर इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि मुझे लग रहा है कि चेंज होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चेंज इन द सेंस ये है कि आप दूसरे राज्य वालों को भी, जो उधर की उनके रिजर्वेशंस हैं, उनको भी अपने राज्य में सेम, जैसे अपने राज्य के लोगों को रिजर्वेशन में जैसे दे रहे हो वैसे ही दूसरे राज्य वालों को भी दो, जिससे कि उनमें डिफ्रेंशिएट ना हो, उनको अलग ना लगे। और ये आप ही के में नहीं, हर राज्य में होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में, हर राज्य में अगर ऐसा है तो वो ये रूल चेंज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी वालों का 40% डिसेबिलिटी है, उससे ज़्यादा वालों को फ़ायदा मिलेगा, याद रखिएगा। मतलब कि उनको, मतलब उनकी जो डिसेबिलिटी रहेगी वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक्स सर्विस मैन भी फॉर्म भर सकते हैं, उन सभी को रिजर्वेशन, उनको फ़ायदे मिलेंगे। मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन इन द एरिया, मतलब जो लोग इंटरनेशनल कंपटीशन तक गए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या फिर आप मान लीजिए नेशनल कंपटीशन तक गए हैं, आप इतने, आप मान लीजिए एथलेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड
इवेंट्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, और ये सारे जो अलग अलग तमाम खेल दिखाए गए हैं यहाँ पे लिखे हुए, इनमें से अगर आपने मान लीजिए किसी भी स्पोर्ट में एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, तो आप सभी को यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों को भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, और आप सभी को रिजर्वेशन के फ़ायदे यहाँ मिलेंगे और EWS को भी मिलेंगे, या लेकिन राज्य के ही। याद रखिए, अगर मान लीजिए आप दूसरे राज्य के EWS हैं तो आप लोगों को जनरल कैंडिडेट मानेंगे, और ये वो क्लियर लिख के बोलते हैं, इसमें कोई, क्योंकि यही नहीं, आप दूसरे दूसरे जगह पे भी देखते हैं तो हर राज्य वाले ये क्लियर लिख देते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो आप लोग को हम जनरल ही मानेंगे, अगर आप आ रहे हो हमारे राज्य में जॉब लेने तो आप जनरल तरीके से ही आओ, मतलब आप जनरल कैंडिडेट ही कहलाओगे, कोई हम फ़ायदे नहीं देंगे। तो ये चीज़ क्लियर रहती है हर जगह पे। क्वालिफिकेशन, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है आपसे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कह रहे हैं कि आपका माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल बोर्ड, यानी कि आपका जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो पास होना जरूरी है, ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आपका 12th क्लास जो है यहाँ से पास होना जरूरी रहेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड से। या फिर इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाता है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, मतलब ये कह रहे हैं कि आप 12th क्लास प्लस पास हो, लेकिन याद रखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट मतलब हो जाएगा कि आप लोग जो है CBSE ICSE या इनमें से किसी से भी पास आउट है तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि स्टेट बोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल बोर्ड, प्राइवेट बोर्ड से भी अगर आपने करा है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ इस पॉइंट में ये चीज़ लिख दी है। देखिए इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, ये माध्यमिक एग्जामिनेशन आपका 10th रहेगा, 12th नहीं होगा, ये चीज़ मैंने अभी क्लियर कर दी है। ये 10th एग्जाम होगा, यानी कि सिर्फ 10वीं पास, यानी कि अगर आप 12th पास भी हैं, ग्रेजुएट्स भी हैं, तो आप अप्लाई कर दोगे क्योंकि आप 10th पास हो ही, तो 10th प्लस वाले फॉर्म भरेंगे इसमें। और एक्विजिशन ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन चलाने आते हो, टाइपिंग आती हो, एक 20 वर्ड मतलब कि WPM जो है आपका 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए इंग्लिश में, और 10 आपके बंगाली में होने चाहिए, कोई भी एक और लिखा है यहाँ पे, याद रखिएगा, मतलब कि आप या तो इंग्लिश कर सकते हो टाइपिंग या फिर बंगाली कर सकते हो। और 10th क्लास प्लस पास वाले सभी लोग फॉर्म भर सकेंगे इसमें क्वालिफिकेशन वाइज। और 18 से ऊपर और 40 से नीचे वाले लोग फॉर्म भरेंगे नहीं, 18 प्लस और 40 बिलो वाले सभी लोग फॉर्म भरेंगे। 1 जनवरी 2023 में जो लोग 18 प्लस हुए और 40 से बिलो थे सभी लोग फॉर्म भरेंगे। बोर्न नॉट अर्लियर देन, याद रखिएगा 1983 के 2 जनवरी से पहले का बर्थ ना हो और 2005 के 1 जनवरी के बाद का बर्थ ना हो, इसके बीच वाले लोग सभी लोग फॉर्म भरेंगे। एज एज रिकॉर्डेड ओनली इन द, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे एज लिखी है वही मान लेंगे, चाहे वो सही है गलत है वो आप लोग चेक करो या तो उसको करेक्ट करा लो, जो लोगों की अभी भी रॉन्ग है। करेक्शन हो जाता है रिजल्ट के बाद भी, आपके मार्कशीट में अगर एज में कोई प्रॉब्लम है तो करेक्शन हो जाता है, हालांकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा उसमें आपका प्रोसेस रहता है लेकिन वो हो जाता है। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट बात कर ले तो SC ST जो आपके हैं सेम राज्य के वेस्ट बंगाल के, और इनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि वो 40 नहीं बल्कि 45 एज तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाले 43 तक भरेंगे, और डिसेबिलिटी वाले जो है 45 तक, क्योंकि वो उनका जो है आपका उनको 45 तक, उनको भी सिर्फ 5 साल का दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि दूसरे राज्य अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट्स में यहाँ पर 10 साल का दिया जाता है डिसेबिलिटीज़ वालों को, यहाँ पर 5 साल का ही मिल रहा है डिसेबिलिटी वाले भाई बहनों को। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको एज में। सभी लोग अपना अपर एज देख लेंगे कि किसको कितना फ़ायदा मिल रहा है। प्रोविजंस रिगार्डिंग PWD, अब देखिए PWD वाले जो कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं, उसके रिगार्डिंग सभी लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। कुछ पॉइंट लिखे हैं, एक सिंगल में बी यूज एज फार एज पॉसिबल
लैंग्वेज एक्सेप्ट मतलब लैंग्वेज पेपर जो आपका रहेगा उसको छोड़कर बाकी एग्जाम आप स्क्राइब से करवा सकते हो। वो मतलब कि आप किसी दूसरे पर्सन से एग्जाम अपना करवा सकते हो। सपोज आप मान लीजिए डिसेबल्ड है, आप अपना फिजिकल लिमिटेशन के कारण नहीं कर सकते खुद का एग्जाम ले, तो ऐसे में आप ऐसे कैंडिडेट को अरेंज करो जो कि क्वालिफाइड हो और वो आपका एग्जाम कर सके, महिला पुरुष कोई भी वो आपका एग्जाम कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर को छोड़कर ये बातें रहती हैं। कंपेंसेटरी टाइम मतलब कि कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी वाले होंगे उनको लिखने के लिए उनको पर आवर हर घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं। ये आपको पता ही होगा, डिसेबिलिटी वालों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती हैं हर घंटे पर एग्जाम के अंदर। सपोज अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको डिसेबिलिटी नहीं है और वो जा रहा है एग्जाम देने, तो उसको मान लीजिए 2 घंटे पेपर के मिल रहे हैं, तो आपको 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे अगर आप डिसेबल्ड हो। और मोड ऑफ एप्लीकेशन बता दूं, ऑनलाइन सभी लोग भर देना इसको। स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एंड सच एप्लीकेशन आर, देखिए तो एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर कैंसिल हो जाएंगे, तो सभी लोग एक ही फॉर्म भरेंगे। कैंडिडेट का भारतीय होना जरूरी रहेगा। देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया और सच अदर नेशनल्स एज डिक्लेयर एलिजिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत सरकार ने उसको एलिजिबल रखा है दूसरे देश वाले लोगों को, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए दूसरे देशों से आए हैं, आपको फॉर्म भरना है, आपको ये जॉब लेनी है, आपके देश में जॉब नहीं आ रही है, आपके जगहों पे जॉब नहीं आ रही, आपको भारत देश के वेस्ट बंगाल राज्य में जॉब चाहिए, तो आप लोग क्या करो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा कि आपके पास एक ऐसा प्रूफ के तौर पर एक पेपर हो जिसपे लिखा हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इशू कर दिया है कि आप जो है यहाँ पे यहाँ की जॉबें ले सकते हो। सपोज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लेते हैं जैसे कि जॉब, सेम वही तरीके से, तो वो लोग आप देख लेना एक वेल मैनर में आप लोग भी यहाँ पर जॉब ले सकते हो। आपको याद रखना है कि एबिलिटी आपको लिखना, सभी लोगों को जो अप्लाई कर रहे हैं, रीड राइट एंड स्पीक बंगाली नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली। जिनकी मदर टंग नेपाली है उनका जरूरी नहीं है कि उनको बंगाली आए, हालांकि जिनकी नहीं है उनको बंगाली आनी जरूरी रहेगी। बंगाली विल बी टेस्टेड फॉर कैंडिडेट, ठीक है, इन्होंने बोला नॉलेज ऑफ बंगाली विल बी टेस्टेड फॉर कैंडिडेट जिसकी मदर टंग जो है बंगाली और नेपाली जो है इज अदर देन बंगाली और नेपाली के अलावा है। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशंस, आपके टाइपिंग टेस्ट भी रहेंगे, ये सब आपका होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, 2 पेपर फिर कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होंगे और उसके बाद आपका ये लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा। सपोज लैंग्वेज टेस्ट यही है, जैसे कि आप देख रहे हैं बंगाली है, तो इसमें आप अपना एग्जाम स्क्राइब से नहीं करा सकते डिसेबिलिटी वाले लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो लोग मान लीजिए दूसरे राज्य से जाएंगे इस जॉब को लेने, आप बंगाली नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको आनी चाहिए बंगाली इस जॉब के लिए। 110 रुपये यहाँ पर फॉर्म के फीस ली जाएगी, प्लस 1% सर्विस चार्ज रहेगा। और ठीक है, तो ये 1% आपका सर्विस चार्ज लिया जाएगा इसमें। और इसके बाद जीएसटी का क्या है इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका नेट बैंकिंग, ऑनलाइन में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से इन सब से पेमेंट कर सकते हो, और ऑफलाइन पेमेंट भी यहाँ से हो सकती हैं। अगर आप किसी बैंक में जाके किसी ब्रांच में पेमेंट करो तो वहाँ भी आप कर सकते हो, और ऑनलाइन में तो आप कर ही सकते हो 110 रुपये में। 110 रुपये और 5 रुपये इस पर और आपका चार्ज लगेगा, आपको दिख रहा होगा ये इतना चार्ज आपका लगेगा। ये एक एग्ज़ाम फीस का चार्ज लिया जाएगा 1% का, वो सर्विस दे रहे हैं जो ऑनलाइन में, उसके रिगार्डिंग वो 1% चार्ज लेंगे आपसे। तो ये आपका रहेगा। SC ST कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल के हैं और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं जितने भी, वो लोग फीस पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यानी कि राज्य, आप वेस्ट बंगाल राज्य के सभी रिजर्व कैंडिडेट फॉर्म की फीस नहीं भर रहे हैं, डिसेबिलिटी वाले भी फॉर्म की फीस नहीं भर रहे हैं, सिर्फ दूसरे राज्य के सभी लोग फीस भर रहे हैं, और सेम राज्य के अनरिजर्व वाले फीस भर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे राज्य वाले अगर SC ST हो भाई, तो आप अपना जनरल सिलेक्ट कर लेना वहाँ पर कास्ट में, जिससे कि आप लोग इस जॉब पे एलिजिबल हो जाओ। पार्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा डिसेबिलिटी वालों का वो सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। स्पोर्ट्समैन अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे जो उनके पास होंगे, एक्स सर्विसमैन वाले अपना दिखाएंगे सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से अपना अपना जो है सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपको फोटो, साइन, 10th का मार्कशीट रेडी रखना होगा। एक ID प्रूफ आप दे सकते हैं यहाँ पर फॉर्म में। इसके अलावा आपको फोटो, साइन ये सब अपलोड करने के बाद एंड में फीस सबमिट करनी है और फॉर्म
सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट लेना है। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, ये आपको कर देना है। टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स में आपको बता दूं, preference will be given to the candidate securing higher aggregate marks in English and Bengali, हिंदी, उर्दू और नेपाली संथाली, मतलब कि प्रेफरेंस कैंडिडेट को टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर एग्रीगेट मार्क्स इन बंगाली एंड बंगाली हिंदी। अब देखिए इन्होंने बोला है, मान लीजिए टाई मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपके और दूसरे किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं इस एग्जाम में, तो ऐसे में जिसकी जिसकी प्रेफरेंस इंग्लिश की है उसको ये लोग ऊपर रख देंगे, फिर बंगाली वाले को फिर हिंदी, इस तरीके से ये लोग अपने टाई केस को सॉल्व कर देंगे। सपोज आपके मार्क्स अगर इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश वाले को ऊपर रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप सपोज मान लीजिए सारी चीज़ें फिर भी बराबर आ रही हैं, तो ऐसे में ये लोग आपका क्या करेंगे कि जो हायर एज वाला कैंडिडेट रहेगा उसको ये लोग ऊपर कर देंगे, जिससे कि क्योंकि उसके पास चांस कम है जॉब के, इस वजह से। डिडक्शन ऑफ मार्क्स की बात बता देता हूँ कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, यानी कि 1/4% ऑफ ईच क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और 0.25 मार्क्स उसमें नेगेटिव में जाएगा, विच विल ऑल्सो भी प्रिंटेड ऑन द, और ये बुकलेट पर भी आपको मिल जाएगा। MCQ वालों का बताया है मैंने। लैंग्वेज एग्जाम के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में आपको, इंग्लिश में भी और बंगाली में भी, कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी एक में ले सकते हो। सपोज आपको बंगाली में एग्जाम देना है उसमें दे दो, नहीं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अलग अलग से क्वालिफाई करना है। आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर भी एक बार पास करना है। पहले आप पार्ट 1 पास कर लेंगे अलग से, फिर पार्ट 2 पास करेंगे, और दोनों का मिला के भी आपका 40% अबव होना चाहिए यूआर में। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप 40% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी 40% प्लस लाएंगे, ओबीसी भी वाले भी सेम लाएंगे, और ये सब आपका लिखा हुआ है। तो सेम मतलब आप लोग 38% लाओगे, SC ST 35 और 30% लाएंगे, तो आपके लिए इतने यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेंगे। जो लोग भी इससे कम मार्क्स लाएंगे अपने कैटेगरी वाइज, तो वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो आगे नहीं जा रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेता हूँ, मतलब कि जो आपका पार्ट 1 सेंटर रहेगा, मतलब पार्ट 1 पेपर जो होगा उसके बारे में बता देता हूँ। कोलकाता और बरुईपुर, डायमंड हार्बर, बैरकपुर, फिर बरासत बरासत हावड़ा, और चिनसुरा चिनसुरा और बुर्दवन, दुर्गापुर, मेदिनीपुर और तमलुक, भंकुरा और पुरुलिया, झारग्राम, सूरी, कृष्णानगर और बरहमपुर और मालदा और बलूरघाट, रायगंज, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर। तो ये सारी सिल्लीगुड़ी, और ये आपको दिख रहा होगा कलीमपोंग, और ये सारी जगह। अब देखिए यहाँ पे कलीमपोंग में जो सेंटर रहेगा ना, तो सभी लोग कलीमपोंग वाले ध्यान दें। अगर आप कलीमपोंग में ही रह रहे हैं, मतलब कलीमपोंग के ही हैं, और आप अगर वहाँ पे, तो आपका सेंटर यही रहेगा। दार्जिलिंग वालों को ध्यान देना है, उनका सेंटर वही रहेगा, सिर्फ वो इसी को सिलेक्ट करेंगे अगर आप ST कैटेगरी के हैं दार्जिलिंग में, तब आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। बाकी लोग अपनी मर्जी से सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सारे सेंटर ये वेस्ट बंगाल राज्य में ही होंगे। आप अगर दूसरे राज्य से हैं तो आपको यहीं पे एग्ज़ाम देना होगा। कॉजन आप देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि सिलेबस के बारे में बताएं, तो सिलेबस के बारे में अभी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा है। Commission shall have fixed qualifying marks in paper 1 and each group paper 2 and aggregate examination. It shall also have discretion to relax such qualifying marks in the case of all the reserved category कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग, अभी इन्होंने दोनों मिलाकर क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं, अलग अलग भी बता सकते हैं। इनके जो भी रूल होंगे आगे चेंज होते हैं तो वो हो सकते हैं। तो सारे ये पॉइंट है, चारों पॉइंट आप देख लेना, आप ये सब चीज़ें मत ले जाना एग्जाम सेंटर पे।
मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी है। रिजल्ट एग्ज़ाम का फाइनली कब आएगा, मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी, टोटल मार्क्स आपके दोनों पार्ट में आए जो है उसके बिहाफ पर बना देंगे। हाँ, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटर वाले एग्जाम में अलग से भी। और लेकिन मेरिट आपकी पेपर वन और पेपर टू, पार्ट वन और पार्ट टू वाले पेपर के बेस पर ही बनाई जाएगी। ऑप्शन फॉर पोस्टिंग की बात कर लेते तो कैंडिडेट को कहाँ पोस्ट किया जाएगा इस जॉब में, तो कैंडिडेट को या तो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में या डायरेक्टोरेट में या फिर रीजनल ऑफिस इंक्लूडिंग इनमें से कहीं पे भी, और वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोलकाता, इनमें से कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। वैकेंसी फील्ड जो होंगी फ्रॉम मेरिट लिस्ट के बेस पर जो बनाई जाएगी उसके बेस पर फिल करी जाएंगी। मेरिट में ये आपकी जो भी मेरिट रहेगी उसके बेस पर रहेगा। फिलअप ऑफ ऑप्शन इज मैंडेटरी, आपसे ऑप्शन भरवा लिया जाएगा कि आपको इनमें से किस जगह पर जॉब चाहिए, इनमें से किन किन ऑफिसों में जॉब चाहिए, तो उस बिहाफ पर आपको ये जॉब देंगे। बाकी आपके मार्क्स भी यहाँ डिपेंड होंगे। तो ये सब आपका रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के, तो उसके रिगार्डिंग आप ये सब रीड कर सकते हो। और इसके बाद ये आता है डिस्प्ले ऑफ मॉडल आंसर्स। आंसर डिस्प्ले ऑफ मॉडल आफ्टर डिस्प्ले ऑफ मॉडल आंसर्स एमसीक्यू टाइप इन द कमीशन वेबसाइट। मतलब मॉडल आंसर किसको कह रहे हैं, आंसर की को कह रहे हैं। आपको ऑब्जेक्शन मतलब कि आपको आंसर की मिलेगी एग्जाम के बाद, सेम वही रहेगा। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन रहे किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर पे जो इन्होंने आंसर की में दिया, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। फॉर्म की डेट्स की बात करता हूँ मैं। फॉर्म आप 8 तारीख से 8 दिसंबर से भरोगे, 29 तारीख तक लास्ट भरोगे। फीस की डेट जिन्होंने जो है एक दिन एक्स्ट्रा दी, याद रखिएगा एक दिन सिर्फ ऑफलाइन वालों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऑनलाइन वालों को सेम डे में सेम फीस और सबमिट कर देना है लास्ट। 30 तारीख सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वालों की रहेगी। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो। कह रहे हैं कि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एप्लीकेंट को क्लियरली फॉर्म भरना है। ये पहले बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को करेक्शन का फॉर्म नहीं मिलेगा, मतलब करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा ये इस डेट के बाद, यानी कि इसी डेट के बीच में आप फॉर्म सबमिट करोगे जब, उसी समय में आप पहले पहले ही करेक्शन कर लेना। एक बार फाइनल सबमिट अगर आपने कर दिया है तो फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हो। चलिए, एक ये आपका फिजिकल लिमिटेशन वालों का फॉर्म है। ये अगर किसी को स्क्राइब यूज़ करना हो एग्जाम में तो वो इसके लिए फॉर्म ये वाला भर देना। और सिलेबस और स्कीम में आपको बता देता हूँ क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा कन्वेंशनल रिटर्न एग्जाम था। पार्ट वन में जो है आपके पार्ट वन में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। एमसीक्यू में रहेंगे सारे। इंग्लिश में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज़ के 40 रहेंगे सेम, और उतने ही मार्क्स के होंगे अर्थमेटिक्स के 30। तो ये हो गया टोटल 100 मार्क्स का। ये सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा पार्ट वन में। सैलरी ये 1 आवर 30 मिनट का होगा, यानी कि 90 मिनट में एग्जाम हो जाएगा। पार्ट सेकंड वाला जो रहेगा वो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपका ग्रुप ए, पहला आपका ग्रुप ए के अंदर इंग्लिश आएगा और ग्रुप बी में आपका बंगाली और ये सब आएगा। मतलब कि इंग्लिश भी आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ग्रुप बी में आपको या तो बंगाली कर दो, हिंदी, उर्दू, नेपाली, इनमें से कोई भी कर सकते हो, जो कि 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर का आ जाएगा ये पे, यहाँ पे कैरिंग 50 मार्क्स ईच फॉर ग्रुप ए एंड बी। यानी कि इंग्लिश वाला पूरा पार्ट जो रहेगा सेकंड पेपर में वो पूरा का पूरा 50 मार्क्स का है। और ग्रुप बी या तो आप बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली में से कोई भी एक पर करोगे, 50 नंबर में 50 मार्क्स में कर दोगे 50 क्वेश्चंस को। ये एग्जाम 1 घंटे में करना है आपको, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चंस कर देने हैं। 100 मार्क्स का पेपर कर लेना है आपको 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में आपको इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन करने हैं, वो सॉरी 50 मार्क्स का करना है। और बंगाली, हिंदी या इनमें से ऑप्शन में से कोई एक लैंग्वेज पर भी आपको 50 मार्क्स का करना होगा। 100 मार्क्स का रहेगा। अभी इसमें कितने क्वेश्चन होंगे इसके बारे में भी क्लियर नहीं है पार्ट टू में। एलिमेंट्री नॉलेज रहेगी कंप्यूटर की। इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेशंस कराए जाएंगे। कंप्यूटर चलवा के आपसे पूछा जाएगा आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, टाइपिंग करके दिखाओ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको सबसे पहले पेपर वन और पेपर टू दोनों को ही अलग अलग से क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। पेपर वन का सिलेबस इंग्लिश में आपका फंडामेंटल इंग्लिश लैंग्वेज के वोकेबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस आएंगे। जनरल स्टडीज़ में मैटर्स ऑफ एवरीडे और ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस,
और करंट इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल। और अर्थमेटिक मैं आपको बता दूं, डिविजिबिलिटी, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स और रिक्यूरिंग डेसिमल्स, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ और एलसीएम और पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो और प्रोपोर्शंस, परसेंटेज जैसी चीज़ें आ रही हैं। पार्ट 2 के इंग्लिश में आपकी अलग चीज़ें हो जाएंगी, याद रखिएगा दोनों के इंग्लिश में अलग अलग चीज़ें हैं। पार्ट 2 के इंग्लिश में ड्राफ्टिंग ऑफ ए रिपोर्ट इन इंग्लिश फ्रॉम पॉइंट्स और मटेरियल सप्लाइड के जरिए आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार कर देनी है इंग्लिश में। दूसरा एक कंडेंसिंग ऑफ ए प्रोस पैसेज, समरी जो है इसकी कर देनी है। इसके अलावा ट्रांसलेशन करनी है आपको हिंदी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज से, ऐसा केस में भी इनटू इंग्लिश। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करोगे और उसको जो है आपको उसमें जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में करना है, तो ऐसा आप कर सकते हो। सपोज अभी मान लीजिए यहाँ पर ये था, मैंने बोला था बंगाली आना जरूरी है, वो क्वालिफिकेशन में लिखा था, तो वो आप देख लेना, हो सकता है शायद वो बंगाली के बिना भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको उन्होंने बंगाली के अलावा और भी ऑप्शन दिए, यानी कि दूसरे राज्य वालों को यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। सपोज अगर वो वेस्ट बंगाल के नहीं है, तो अगर वो हिंदी को चूज़ कर रहे हैं, संथाली जैसी भाषा को चूज़ कर रहे हैं, तो वो इसमें भी अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग इनमें से कोई एक लैंग्वेज पे करेंगे उनको एक रिपोर्ट बनानी है सेम लैंग्वेज में, फिर सेम वही चीज़ें करनी है, आप देख सकते हो। और ट्रांसलेशन में आपको ये करना होगा, इंग्लिश से इन लैंग्वेज पर आना होगा, ये आपका ग्रुप बी में रहेगा। तो वाइस वर्सा करा रहे हैं, पहले आपको इधर से उधर भेज रहे हैं और फिर दूसरे लैंग्वेज में वापस भेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। मतलब आप अगर हिंदी को चूज़ कर रहे हो तो आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर पाओ किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का। अगर आप बंगाली चूज़ कर रहे हो तो बंगाली से इंग्लिश करके दिखाओ, जो कि पहले ग्रुप में रहेगा। सेकेंड ग्रुप में आप इंग्लिश से बंगाली करके दिखाओ, तो ये आपका रहेगा। 10th पास सभी लोग, 10वीं पास वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट बंगाली लैंग्वेज था 10th में, तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फॉर्म सभी लोग भर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे उसको नहीं ले रहे, उसमें इन्होंने ऑप्शन में रख दिया है बंगाली को। तो सिलेबस बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया है, सैलरी बता दी है, काम आपका सिंपल काम समझ आ गए होंगे, क्लर्क के काम आपके क्या होते हैं। बाकी आप थोड़ा देख लो ऑनलाइन में इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, आपको करने पड़ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, नॉर्मली काम होंगे। और ऑफिस में आपके अलग अलग ऑफिस में काम रहेंगे। आप प्रेफरेंस दे सकते हो फॉर्म में कि आपको कौन से ऑफिस में जॉब चाहिए, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चाहिए, रीजनल में चाहिए, या फिर सेक्रेटरीट में चाहिए, या डायरेक्टोरेट में चाहिए। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे फिलअप करोगे, हालांकि मिलेगा आपको बाद में बताया जाएगा कि आपको कौन सा मिल रहा है, ठीक है, ये एंड में पता लगेगा रिजल्ट के समय। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं एक्सेप्ट वैकेंसी, वैकेंसी के अलावा सब बता दिया। वैकेंसी 5000 प्लस है, चेंजेस रहेंगे, अभी इसमें कंफर्म्ड नहीं है, तो वो आपको बाद में बताया जाएगा। जनवरी मंथ तक आप सबको वेट करना है। फॉर्म इसमें 8 तारीख को आ रहा है और 29 दिसंबर लास्ट डेट है इसमें। फॉर्म ऑनलाइन में ही सबमिट होंगे, फीस का ऑफलाइन में भी हो सकता है। तो ये एक था जनरल सा एक डाउट आप सभी का। अभी इसमें कुछ ऐसा रहा हो, ना समझ आता हो आपको, तो कमेंट में बता देना, कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो। दूसरा, इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया में फैला दो। भारत देश के लिए स्पेशली हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, हर जगह पर फैला दीजिए। चलिए आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।